जिसमें आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कह रहा है जीव प्यादि की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक, जिसे इंग्लिश में कहें तो प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड बोलते हैं, तो जाना जाता है। ये किससे संबंधित है? आप देखेंगे तो ये प्यादे की चारों अवस्था हैं, जिसमें से ये जो 2 नंबर की अवस्था होती है ना, जिसे आप बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी उम्र होती है 2 से 7 वर्ष के लगभग। इसमें 2 उप अवस्थाएँ होती हैं, पहले नंबर की और दूसरे नंबर की। तो जो पहले नंबर की होती है उसे ही बोलते हैं पूर्व प्रत्यात्मक काल, और जो सेकंड होती है उसे बोलते हैं इंग्लिश में इंटूटिव स्टेज। अगर इन में उम्र की बात की जाए तो ये 2 से 4, ये 4 से 6 लगभग, और इसे ही जो 2 नंबर की होती है उपावस्था, इसे बोलते हैं अंत प्रज्ञा। जो आपकी ये क्वेश्चन है रीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है लेवल 2 में, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति के जीवन में नाम और प्रशंसा कमाने की इच्छा है, तो ये किस प्रकार का मोटिव होगा? तो ये आंतरिक प्रेरक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमसे कुछ लोग कुछ जो लंबे हैं तो कुछ छोटे हैं, तो कुछ गोरे हैं तो कुछ काले हैं, तो कुछ मजबूत हैं तो कुछ कमजोर हैं। तो यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? आप देखेंगे तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता पर यानी इंडिविजुअल डिफरेंस पर आधारित है। हालांकि यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है डिसिमिलरिटी, यानी वही है विभिन्नताएं। इसके जब अगर एक तरह से पर्यायवाची बोले या सिमिलर वर्ड बोले तो वो फिर डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी है, यानी इंग्लिश देखिए एनरिचमेंट प्रोग्राम में हमेशा प्रतिभाशाली बालकों के लिए शब्द यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में कौन सा कथन गलत है? आप देखेंगे तो कम वृद्धि हो ज्ञान, ये संबंधित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कि वंश संक्रमण के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा होगा? यानी हेरिडिटी की बात कर रहा है, उसके बारे में भी गलत कथन बता रहा है। तो ये तीनों तो सही हैं। जैसे वंश संक्रमण बालक का लिंग का निर्धारण करता है, ये बात सही है क्योंकि ये बायोलॉजिकल होता है, ठीक है। और है वो शारीरिक संगठन में भी महत्वपूर्ण, यानी जो देख हमारा जो शारीरिक संरचना होती है, यहाँ पे क्या दे रखा है? हाँ वही है आपकी शारीरिक गठन के बारे में, और वो भी बात सही है, बायोलॉजिकल ये भी होगा। ये जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, ये भी बात सही है। जो हेरिडिटी है वो जुड़वा बच्चों में भी आपकी कह सकते हैं योगदान होता है, सही बात है। बाकी ये इनमें से ये वाली चीज़ है ना, इसमें कुछ चीज़ ऐसी है कैसी वातावरण से संबंधित है। जैसे रुचि आपकी इंटरनल हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें वातावरण से होती हैं, तो ये हम ये कहेंगे ये वातावरण भी हो सकती है। अभिवृत्ति एटीट्यूड ये वातावरण ही होता है, ये वंशानुक्रम नहीं होता है, ठीक है। पसंद नापसंद तो ऐसा कर सकते हैं, जैसे एक शब्द लेते हैं हम, किसी चीज़ के बारे में आप नकारात्मक सोचते हैं और पॉजिटिव, तो ये आपकी चीज़ है ना, यानी जिसे नकारात्मक और सकारात्मक बोलते हैं, ये एटीट्यूड में ही आती है, तो ये वातावरण ही होते हैं। और बाकी मस्तिष्क की संवेगात्मक भावनाएं स्वाभाविक से होती है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें इंटरनल है, कुछ आउटर है। आउटर मीन्स ये एक्सटर्नल है, बाह्य है, तो इस वजह से हम ये कहेंगे ये वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा आनुवंशिकी के बारे में, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? ये कहीं ना कहीं इंग्लिश देखें तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है। तो देखो इसमें मौके प्रश्न होते हैं, और जो कह सकते हैं टर्म परीक्षा होती है, टेस्ट होते हैं, जो आप जो प्राय ऐसे बच सकते हैं। तो आपने एलिमेंट्री जो एजुकेशन हमने प्राप्त की है, तो वहाँ पर देखा होगा, चाहे वो क्लास 6 हो, 7 हो, 8 हो, यहाँ पर टेस्ट होते थे। जैसे प्रथम टेस्ट, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार होते थे। तो ये भी इंक्लूड किए जाते हैं आपके फॉर्मेटिव में। बाकी प्रश्नों के लिए भी इंक्लूड किया जाता है, लेकिन तथ्यकार नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका फिर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और अगर फिर दत्त कार्य पर किस में आएगा ये कहें तो ये पर आ जाएगा आपके सुमेलेटिव होते हैं ना,
ऐसे बोल सकते हैं युगात्मक मूल्यांकन, उसमें आ जाएगा, या आकलन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें पूछा है विज्ञान में मूल्यांकन। तो आप देखेंगे सभी ऑप्शनों को पढ़ के, तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि सभी क्रियाकलाप का एकीकृत भाग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बुद्धि समावेश करती है, इंटेलिजेंट इंक्लूड करता है किसको? तो अभिसारी चिंतन। आपको एक तरह से क्वेश्चन देखने में अटपटा सा लग रहा होगा। देखो ध्यान रखना, जब भी हमारी बुद्धि में किसी चीज़ का समावेश किया जाता है तो वो समावेशी चिंतन के थ्रू ही किया जाता है। लेकिन अगर हम किसी की चीज़ के बारे में सोचते हैं, बताते हैं, चिंतन करते हैं, तब फिर हमारी बुद्धि काम करती है अभिसारी के अकॉर्डिंग, या आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू, या रिफ्लेक्टिव, या अन्य चीज़ ले सकते हैं कोई भी। तो इसका फिर ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है जो दुर्बलीकरण बाधा है, जो आपकी इम्पेयरमेंट है ना, ये आपकी डिस्टर्बेंट है, वो बताइए किसके कारण? तो हम कहेंगे जब भी आपके शरीर दुर्बल होगा ना, तो आप फंक्शनल लेवल होता है ना, वो नहीं कर पाएंगे, नहीं आप कोई भी कार्य करेंगे वो होगा ही नहीं आपसे, ऐसे बोल सकते हैं फंक्शनल लेवल है, इसमें बाधा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीन पाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के क्रम बताइएगा। तो देख लीजिएगा, इसमें तो देखो ये तो होंगे नहीं, क्योंकि इनसे तो स्टार्ट ही नहीं होते हैं, होते तो वो होते हैं सेंसरी मोटर, ये संवेगात्मक अवस्था है उससे। तो इसमें तो मूर्त आ गई 3 नंबर की, इसलिए गलत हो गया। ये 1 नंबर की हो गई, ये 2 नंबर की, ये 3 नंबर की क्रम में, और ये 4 नंबर की। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर हमने बता दिया था, 3 हो जाएगा, यानी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास करना, एक तरह से ये गलत हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट है 13वां नंबर क्वेश्चन, चिंतन अनिवार्य रूप से एक है, क्या है ये? हम ये कहेंगे एक संज्ञानात्मक गतिविधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14वां है कि मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये आपकी कट लेविन या कोट लेविन बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पद है जो संवेगात्मक क्रांति, जिसे इंग्लिश में कह रहे हैं आप इमोशनल रिवॉल्यूशन। तो ये आपका अवस्था है वो किससे जुड़ा हुआ है, ये बताइएगा। तो ये आपकी संबंधित हो जाएगी किशोर अवस्था से, यानी एडोलसेंस से। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसने है बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी जिसे मल्टीपल इंटेलिजेंस बोलते हैं, ये किसने दिया था? तो हार्वर्ड गार्डन ने। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि निचली कक्षा में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए किस पर? तो हम कहेंगे कहानी कथन पर, जिससे बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास हो सके। नेक्स्ट है कि युवा अधिगमकर्ता में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है? तो हम कहेंगे पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास की वह अवस्था जिसमें सुनहरी अवस्था कहा जाता है। तो ये आपकी बाल्यावस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 20 नंबर का, वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा नहीं है। आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो वो हो जाएगा शिक्षक केंद्र। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें बताना है सृजनात्मकता के बारे में गलत है। अगर आप सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ होती है, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी सृजनात्मकता लचीलापन होता है, सार्वभौमिक होती है, और सृजनात्मकता में कहीं ना कहीं अहम का समावेश होता है। ठीक है, तो ये भी बात सही है, यानी 2, 3, 4 ये तो सही थे, गलत हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि ये एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद कहेंगे तो कैसे कहेंगे आप इनमें से ऑप्शनों के आधार पर? तो हम कहेंगे अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23 नंबर,
के अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षक के लिए कठिन है, क्योंकि हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ऑप्शन नंबर 1 पे ही चलेंगे। तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 24। ये पूछ रहा है कि इरफान खिलौने तोड़ता है और उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? हम कहेंगे उसकी जिज्ञासु जो भी प्रकृति है ना को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा का दिशा प्रदान करेंगे, यानी जो कर रहा है उसे करने देंगे, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी है उसे जानने की, उसे खोलकर उसमें क्या क्या चीज़ है उस प्रकार से। नेक्स्ट है 25 नंबर। एक शिक्षण विधि में 2 या 2 से अधिक शिक्षक सहयोगपूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप करते रहते हैं। यह विधि कहलाती है, एक तरह से टोली शिक्षण कहलाती है, जिसे टीम टीचिंग कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यवहार का जो संवेगात्मक पहलू निम्न में से संबंधित होता है, तो आप देखेंगे तो वो सीखने के आपके भावात्मक पक्ष से ही संबंधित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक अच्छा विद्यालय वह है जो कौन सा होगा? हम कहेंगे जो बालक के सामाजिक का स्तरीकरण को समझे और कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील और प्रेरणास्पद बनाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28वां। इसमें पूछा है एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्र उपागम का प्रयोग कर रहा है, तो ये तरीका उपयुक्त नहीं है। किसके लिए उपयुक्त नहीं है? देखिए, समूह वार्तालाप के लिए हो जाएगा, प्रोजेक्ट मेथड के लिए हो जाएगा, प्रश्नोत्तरी के लिए हो जाएगा, लेकिन प्रदर्शन के लिए नहीं होगा, तो 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब एक क्षेत्र का अधिगम में दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तब उसे क्या कहेंगे? तो अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, यानी एक तरह से उसे मास्टरी होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की, अच्छा संप्रेषण भी होना चाहिए, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना चाहिए और प्रभावी नेतृत्व गुण होना चाहिए। देखो, इसमें पूछा है कि एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? इन सबसे महत्वपूर्ण को देख, हालांकि ये सभी सही हैं देखा जाए तो, लेकिन इसमें से सबसे महत्वपूर्ण बताने ना एक तो यही हो जाएगा उसे सब्जेक्ट की नॉलेज हो, ठीक है, और उसका कम्युनिकेशन भी अच्छा हो। ये पेपर मैंने जहाँ से डाउनलोड किया है वो स्पष्ट ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप एडजस्ट करना इस बात को। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 1 कि एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचता है, यानी इसमें से कोई एक नेगेटिव पॉइंट बताना है, तो वो लैंगिक पक्षपात से बचेगा, यानी जेंडर वाइज से, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक विद्यार्थी गुणन, यानी एक तरह से गुणा करना के सवालों को हल करना सीखता है, वहीं अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग भी करता है। इस प्रकार के अधिगम अंतरण, यानी जो लर्निंग ट्रांसफ़र होता है ना, इसमें से क्या कहेंगे? ऐसे है, तो ये ऊर्ध्व अंतरण कहलाता है, यानी एक तरह से वर्टिकल ट्रांसफ़र। एक चीज़ ध्यान रखो, चाहे यहाँ पर गुणा कहता, भाग कहता या कोई अन्य चीज़ कहता, अगर आप उससे पूर्व ज्ञान की बात करें ना जोड़ने की, तो हमेशा ही वो वर्टिकल ट्रांसफ़र होता है, ये एक फिक्स है। ठीक है, आप प्रीवियस के और भी क्वेश्चन करोगे ना, वो यही आंसर निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलेंगे इसे, यहाँ पर लिख रखा होगा कहीं पे है क्या, ये रहा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 3 नंबर की अवस्था है जिसकी उम्र 7 से 11 होती है। इसकी एक विशेषता नहीं है, ये बताइए। देखो, रिवर्सिबिलिटी होती है, विलोमीयता बोलते हैं जिसे, रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, ये तो पाई जाती है। कंजर्वेशन, संरक्षण भी पाया जाता है, जिसमें आपकी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ऊंचाई, इनका ज्ञान हो जाता है या बोध हो जाता है। क्रमबद्धता, यानी सीरियल क्रम होता है, वो भी बच्चे समझ जाते हैं। छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, यानी आरोही या अवरोही, कोई भी चीज़ हो उसे सजा देते हैं, यानी क्रम में लगा देते हैं। और क्या हो गया, इसे ही आप इंग्लिश में कहेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो हम ये कहेंगे इसमें से जो गलत होगा वो होगा मानसिक द्वंद्व। इस प्रकार की ये विशेषता नहीं होती है, बाकी ये तीनों हमने विशेषता देख ली है।
अब ये थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी देख लेते हैं। ये कह रहा है प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, यानी यूनिक होता है एक तरह से। क्यों होता है, इसका एक रीज़न दीजिए। तो आप सभी को पढ़ लीजिएगा, इसमें से एक नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कोई भी दो अधिगमकर्ता, उनकी योग्यता हो गई और उनकी जो इंटरेस्ट है, रुचियाँ हो गई, उनके स्किल समान नहीं हो सकते, ठीक है। यानी हर एक दूसरा व्यक्ति भिन्न होता है अपने से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जब व्यक्तित्व चैप्टर पढ़ेंगे ना, जो पर्सनैलिटी, वहाँ पर यही चीज़ बताई जाती है, हर कोई भिन्न है अपने आप से। अब वहाँ पे एक टॉपिक देखते हैं, या वो टर्म यूज होती है इंडिविजुअल डिफरेंस, वो यही शब्द है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक को विद्यार्थी की तत्परता स्तर को बढ़ाना है, ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? आप सभी ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा। इसमें से हमें तो यही लग रहा है कि विशेष प्रकरण से संबंधित उसकी जो क्रिएटिविटी है, यानी सृजनात्मकता क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवा कर, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तत्परता का अगर देखा जाए तो ये सिद्धांत या तो थॉर्नडाइक का जो मुख्य नियम आते हैं ना, उनमें एक होता है तत्परता, जिसे रेडीनेस बोलते हैं। तो इसमें होते हैं रुचि अरुचि का नियम। इसमें 2 कह सकते हैं उपनियम हो जाते हैं। अगर इंटरेस्ट है तो बच्चा सीखेगा, इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं सीखेगा। कुछ इसी प्रकार का ये क्वेश्चन बनाया है, लेकिन ऑप्शन कुछ अलग तरीका से बनाया था। हम तो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 6 नंबर, जैसा देख पा रहे होंगे। इसमें पूछा कोलबर के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे, उसे मॉरल डिलेमा कहते हैं, या नैतिक दुविधा। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके प्रतिपादित नहीं किया गया उनके द्वारा? देखो, कोलबर्ग का लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत था, उसमें 3 लेवल थे और 6 स्टेजें थी। तो आपको ये देखना है, इसमें कहीं कहीं पर तो स्टेजें दे रखी हैं, ठीक है। हालांकि देखा जाए ये लेवल कह रखा है, तो ये वाले लेवल तो इसमें दे नहीं रखे हैं, क्योंकि उसमें तो होते हैं, आपको मालूम होगा, पूर्व परंपरागत यानी प्री कन्वेंशनल, फिर होता है कन्वेंशनल जिसे परंपरा बोलते हैं, ठीक है। तीसरा होता है पोस्ट कन्वेंशनल बोल सकते हैं, या इसे ही पश्चिम या उत्तर परंपरागत बोलते हैं। तो इस प्रकार के तो इसमें दे नहीं रखे लेवल, तो यहाँ से तो क्वेश्चन बना नहीं है, क्वेश्चन बनाया हुआ ना स्टेजों को लेकर। तो देखो, आत्मकेंद्रित निर्णय की बात की है, परस्पर एक रूपता अभिमुखता की बात की है, व्यक्तिगता की बात नहीं की है। हालांकि एक्सचेंज की बात की है, लेकिन व्यक्तिगता की बात नहीं की, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। बाकी सामाजिक अनुबंधन विधि संबंध जिसे अभिमुख या ओरिएंटेशन बोलते हैं, ये आपके 5 नंबर की स्टेज है, तो हम ये कहेंगे 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? जो स्वयं से संबंधित होना वो हमेशा इंट्रा होगी। इसकी इंग्लिश देखिएगा, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। तो ये आपकी हिंदी में अंतर व्यक्ति दे रखा है। तो ये हार्वर्ड गार्डन है ना, उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, ये वहीं से पूछा है। हालांकि देखा जाए तो ये भाषिक बुद्धि भी हार्वर्ड गार्डन के प्रकार में आती है, सिद्धांत में ये भी आती है, स्थानिक भी आती है, ये नहीं आती व्यक्ति वाली, ठीक है। लेकिन राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, तो जो एक फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलाप को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें असेसमेंट बोलते हैं, यानी आकलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब बालक को कैसी शिक्षा दी जाए? तो हम इनमें से ऑप्शन चूज कर लेते हैं, बालक की जो मांग है, रुचि है और अभिवृत्ति की को प्राथमिकता दें हम, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन नंबर 1 भी सही है कि बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना, लेकिन बाल केंद्रित केवल पूछा है, तो हमें अप्रोप्रिएट आंसर पर जाएंगे, तो वो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध में व्यक्ति की बुद्धि पर प्रभाव निम्न में से के अनुसार होता है? तो आप देखेंगे, जब भी हम वंशानुक्रम और वातावरण के मल्टीपल की बात करेंगे ना, वही राइट आंसर होता है, यानी दोनों का रोल होता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, जो अभी हमने किया है ये वाला,
आप किसी भी परीक्षा में देख लीजिएगा, मोस्टली ये क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी 12 नंबर क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता को एक फिल इन द ब्लैंक्स सामाजिक संरचना माना जाता है, तो ये स्टैटिक होती है, नहीं स्थायिक होती है। ये वाला क्वेश्चन है, रीट में भी पूछा है, एस्टेट में भी पूछा है, रिपीट क्वेश्चन है, यानी बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है जो आपका आरबी कैटन की तरल बुद्धि के तुल्य है, यानी तरल बुद्धि की बात की है कैटल ने। उनका एक ये बुद्धि के 2 प्रकार बताते हैं, तरल और ठोस। तो तरल होती है ना, ये संबंधित होती है आपकी वंशानुगत कारकों पर। बाकी तरल बुद्धि के अलावा 1 नंबर पर हो जाती है, दूसरे नंबर के प्रकार बताया था इन्होंने, तरल बुद्धि, और दूसरी थी ठोस बुद्धि। ये अर्जित होती है, एक तरह से वातावरण से सीखी जाती है। तो इसमें तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14वां है, यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाता है तो ये प्रदर्शित करता है। हम ये कहेंगे इसमें तो विद्यालय की असफलता ही मानी जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक कोलबर्ग से पहले भी क्वेश्चन बना था, एक फिर से बना है कि कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्थाओं में लोगों की आशा और इच्छाएं, आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही और गलत का निर्णय लेता है। तो देखो, सही और गलत है निर्णय मैंने बताया था, उस सही और गलत में जो चिंतन प्रक्रिया अपनाई जाती है, चिंतन प्रक्रिया या प्रोसेस अपनाई जाती है, तो ये अपनाई जाती है ना, तो इसे हम बोलते हैं नैतिक दुविधा, यानी नैतिक दुविधा को हम इंग्लिश में कहेंगे, ये तो हिंदी में हो गई, इसे बोलते हैं मॉरल डिलेमा। तो ये किस लेवल से संबंधित है, तो ये 3 नंबर के लेवल से संबंधित है, यानी 6 नंबर की जो स्टेज होती है ना, लेवल 3 में आती है, तो उसी से संबंधित है, जो एथिकल वाली है उससे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर आपका है कह सकते हैं 16 नंबर का, यानी 16, कि श्रीमती कुमार का पहला बच्चा है वो 10 महीने में चलने लगा, दूसरा बच्चा है वो 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल पा रहा है या चल रहा है, वह दुखी है या चिंतित नहीं, क्योंकि हम ये कहेंगे ओवरऑल के वो डेवलपमेंट के बारे में जानती है, बच्चों का जो विकास होता है, तो हम ये कहेंगे वो जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य जो भी समयबद्ध के अंदर है, यानी ये टाइम ड्यूरेशन होता है उसके दौरान बच्चा चलने लगी जाता है, तो वो इस बात को जानती है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक 40 मिनट की कक्षा में सभी विद्यार्थियों या मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की मांग को पूरा करते हुए आप किस पर पढ़ाएंगे। देखो 40 मिनट की कक्षा है, ये तो चलो इसने बना के दिया है क्वेश्चन, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सभी विद्यार्थियों व मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की मांग को पूरा करते हुए आप कैसे पढ़ाएंगे, तो हम इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 पे जाएंगे कि सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप आयोजित कराया कर, परंतु यहाँ पे जो विशेष आवश्यकता वाले थे ना, यहाँ पर विशेष आवश्यकता कह रहा था, तो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18वां है, वो इस प्रकार पूछा है कि शिक्षक के व्याख्यान की गति विद्यार्थी के कार्य के ज्ञान को बाधित कर सकती है यदि वह अत्यधिक तेज या अत्यधिक धीमे, या इससे बचने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव पॉइंट बताना था इसमें। तो आप सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि नई सूचना को प्रस्तुत करने के लिए तेज गति के व्याख्यान का प्रयोग करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। यानी हमें एक तरह से नेगेटिव पॉइंट ढूंढना था, इसमें पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव पॉइंट ढूंढना, तो वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और बाकी पॉजिटिव है, जैसे 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जो क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता लक्षण नहीं है। लचीलापन होना चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए और विस्तारण होना चाहिए, लेकिन सततता नहीं होनी चाहिए, यानी कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डिस्ग्राफिया मुख्यतः कठिनाई से जुड़ा है, यानी डिस्ग्राफिया मतलब लेखन संबंधित डिसेबिलिटी होती है, लेखन से संबंधित, ठीक है। और ये क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो भी है ना, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, अफेसिया, ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, ये ध्यान रखना, डिसेबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 21 नंबर, सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के फिल इन द ब्लैंक से जुड़ा है।
तो देखो व्यवहार की बात होगी जब भी अवलोकित व्यवहार पर निर्भर करता है, यानी एक तरह से ये है कि वो ऑब्जर्व करता है किसी चीज़ को, व्यवहार को, फिर उसी के थ्रू वह सीखता है। तो ये अल्बर्ट बांडुरा का नाम सुना होगा आपने। तो ये अल्बर्ट बांडुरा का आपने सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत देखा होगा, या सोशियल लर्निंग थ्योरी बोलते हैं। तो वो आपके इनमें से संबंधित हो जाएगी व्यवहारात्मक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी वो एक तरह व्यवहारवादी थे, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बच्चा समाज में रहकर सीखता है, इस प्रकार का उनका सिद्धांत था, यानी मेन फोकस यही था कि अवलोकित करके सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षा के समावेशन का अर्थ क्या होता है, यानी इंक्लूसन का क्या होता है, या इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, उसका क्या मतलब है यहाँ पे। तो आप सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना, चाहे वो किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो, या सामान्य हो, या वो इंटेलिजेंट हो, वॉइट किसी भी प्रकार का हो, ओवरऑल ये देखा जाता है। नेक्स्ट है कि एक अभिविदित बालक निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है, सीखने की इच्छा करेगा, और सीखने में आविष्टन यानी इन्वॉल्वमेंट होता है उसका। देख लो इन्वॉल्वमेंट को क्या आविष्टन दे रखा है, ऐसे ही शब्द आते हैं जब भी कहते हैं कि इंग्लिश की टर्म थोड़ी बहुत आनी चाहिए जिससे कि आंसर तक आसानी से पहुंचा जा सके। ठीक है, सीखने में आविष्टन, आकांक्षा स्तर जिसे हम लेवल ऑफ एस्पिरेशन बोलते हैं, ये भी होना चाहिए, लेकिन उन्हें अलग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लिख रहा है ना आइसोलेटेड, यानी समूह से अलग नहीं करना चाहिए, तो यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्राइड की विकास की अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है, यानी जो आपकी एलिमेंट्री स्कूल एज होती है। सेकंड फ्राइड के अनुसार उनकी जो अवस्थाएं दे रखी है यहाँ पे, हालांकि देखा जाए तो अवस्थाओं के अंदर भी उप अवस्था है, वो है इनमें नाम। तो आप तो बताइएगा कौन सी इसमें से संबंधित हो गई। अगर आप देखें तो इसमें लेटेंसी स्टेज है ना, वो राइट आंसर हो जाएगा। जो अव्यक्तावस्था बोलते हैं, यानी लेटेंट अव्यक्तावस्था, जिसे लेटेंसी स्टेज बोलते हैं। तो ये लेटेंसी स्टेज है, ये 4 नंबर की अवस्था है, किसकी, फ्राइड की। ठीक है, हालांकि उनके देखो ओरल स्टेज होती है, एक तो इसमें ओरल है कि पहले नंबर की है, और दूसरे नंबर की होती है एनआर। तो एनआर दे रखी है 2 नंबर पे। फिर तीसरे पे कौन सी होती है, वो होती है आपकी फेलिक दे रखी है, 4 नंबर में दे रखी है। फिर उसके बाद आती है 4 नंबर की लीटेंट, तो लीटेंट दे रखी है 3 नंबर ऑप्शन में, और लास्ट में आती है जेनिटल। तो ठीक है, ये 5 नंबर की अवस्था होती है। तो इसमें हालांकि अवस्थाओं के नाम ही दे रखे हैं, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो 3 नंबर, और ये 5 अवस्थाएं दे रखी थी उनके द्वारा। सिद्धांत दिया था उन्होंने मनोलैंगिक, जिसे साइकोसेक्सुअल बोलते हैं, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। जब विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहाँ पे आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है कि ये कह रहा है, क्या कह रहा है, एक बालक का सामाजिकरण किससे संबंधित नहीं है। तो हम ये कहेंगे, आप इन सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो हम कहेंगे वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, तो इससे संबंधित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है, कैसा होता है। तो इसमें से पॉजिटिव पॉइंट देखें तो वो होता है कंस्ट्रक्टिव, यानी जिसे रचनात्मक बोलते हैं हिंदी में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं है इसमें से। देखो संचित अभिलेख का मतलब होता है जो भी आपके क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होते हैं बच्चों के रखे जाते हैं, असाइनमेंट भी दिए जाते हैं, लेकिन अभिभावक और शिक्षक की बैठक होना ये जरूरी नहीं होता है सीसी के अंडर में। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये संबंधित नहीं होता है, ऐसे बोल सकते हैं। और आपकी एनेक टोटल रिकॉर्ड, ये भी आपके बच्चों के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो हम ये कहेंगे 1, 2 और 4 ये तो सीसी के अंडर में आते हैं, जो नहीं आता वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विकास की कौन सी अवस्था तनाव व तूफान की अवस्था कहलाती है। तो वो किशोर अवस्था हो जाएगी। ये स्टेटमेंट आपके स्टेनी हॉल का है। क्वेश्चन नंबर आपका 29वां है, वो इस प्रकार पूछा है कि इनमें से बताइए कौन सा कथन है जो समाज के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, यानी एक तरह से इसमें से गलत ऑप्शन चूज करना है। तो आप इस ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों को विलिखित यानी अलग करना तथा उनकी प्रक्रियाओं को याद करने में योग्य बनाना, यानी उन्हें देखो एक तो अलग भी कर रहे हैं और रटा भी रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विशेष अवधि के दौरान
विकास प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुसरित करता है, यानी उनका फॉलो करता है एक तरह से। तो इनमें से अगर देखा जाए सभी ऑप्शनों को, तो हम कहेंगे चक्राकार प्रकृति का सिद्धांत, जैसे स्पाइरल यहाँ पर तो एडवांसमेंट दे रखा है। जब आप स्पाइरल पढ़ेंगे ना, यानी विकास कैसा होता है स्पाइरल, तो ये स्पाइरल में क्या होता है, कभी विकास तेज गति से होगा, फिर स्लो हो जाएगा, फिर तेज। तो यही कह रहा था स्टेटमेंट बना के। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा।